गुड मॉर्निंग इंडिया। कैसे हो दोस्तों? होपफुली यू हैड अ ग्रेट नाइट यस्टरडे, गुड स्लीप। आज करीब करीब 70 दिन हो गए हैं किसान अपने हक मांग रहे हैं। दिल्ली के बॉर्डर में बैठे हैं। काफ़ी बुजुर्ग 100 से ज़्यादा शहीद हो चुके हैं सर्दी में। और आज हम बैठे हैं वडोदरा में, जिसको गुजराती भाई बड़ौदा बोलते हैं। सो बात चल रही है किसान, जो नारा है हमारा, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। तो बात चल रही है मजदूरों की। बात चल रही है कि गुजरात का जो हम डेवलपमेंट मॉडल की बात करते हैं, उसमें डेवलपमेंट सिर्फ पूंजीपतियों की हुई है, अमीर लोग और अमीर हुए हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सिर्फ बड़े शहरों में बना है, कि बड़े शहरों के आसपास के गांव हैं जो उनमें भी कुछ है। क्या क्या चीज़ें हैं, परत बाय परत। ये लाइव थोड़ा लंबा होगा। और हमारे साथ यहाँ पे कम से कम 8-9 मजदूर नेता हैं। तो डिसेंट को दबाया जाता है। आप मेरी बात को इस तरह से समझ सकते हैं, आप गूगल करें मजदूर यूनियन, किसान यूनियन गुजरात, जो भी चीज़ आप गूगल करके देखें, आपको एक भी इंसान का नाम नहीं मिलेगा। और मेरी बात पे यकीन ना करें, आपको कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। गुजरात में आवाज़ उठाने का मतलब है सुसाइड, मतलब आपकी फैमिली ख़त्म कर दी जाएगी, आपको फाइनेंशियली ख़त्म कर दिया जाएगा। आप आवाज़ नहीं उठा सकते यहाँ पे। सो विदाउट मच फर्दर डू हम बात करेंगे यहाँ के जो मजदूर नेता हैं उनसे। और किसी की शक्ल नहीं दिखेगी आपको। हम, क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो चीज़ से आंदोलन नीचे जाए, हमें वो बेवकूफ़ी क्यों करनी है। जो इनका काम चल रहा है वो काम चलता रहे। सो हर इंटरेस्टिंग टॉपिक, हर क्वेश्चन पे बात होगी। अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे, आप लाइव में यहाँ पे लिख के भेज सकते हैं, वो भी हम इनसे पूछेंगे। सो जय श्री कृष्णा भाई साहब। जय श्री कृष्णा। सो हम किसी का नाम और किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लेंगे। सो बात चल रही है मजदूरों की। तो यहाँ पे अपनी मजदूरों की प्रेजेंट हालत और थोड़ा इतिहास हमें बताओ कि कैसे यहाँ पे मजदूरी करवाई जाती है, चाहे वो स्किल्ड वर्कर्स हैं, चाहे वो खेतों में मजदूरी है। और आपको कल बता दें, हमने बात बताई थी जो खेड़ा गांव से हमने रिपोर्टिंग करी थी। तो खेड़ा शब्द का गुजराती वर्ड है हल। उसका मतलब होता है हल, और खेडूत मतलब किसान। सो भाई साहब, बीच में कुछ गुजराती के शब्द खेडूत वर्ड यूज करें तो उसका मतलब किसान होता है। सो हाँ जी भाई साहब, अपना अभी यहाँ पे जो मजदूरी का माहौल है गुजराती में, हाँ गुजराती में बोलो। यहाँ पे जो मजदूरी का अभी माहौल है, तकरीबन पिछले 10 साल से तो इस चीज़ में मैं जुड़ा हुआ हूँ। और यहाँ पे मिनिमम वेजिस जो हिसाब से 5 साल नौकरी करो या 7 साल नौकरी करो, आप हाई स्किल हो तो भी अनस्किल का पैसा मिलेगा, ठीक है। और दूसरा, यहाँ प्रांतवाद के हिसाब से यूनियन बनने यानी क्राइम होता है। गुजरात में तो संगठन बनाना यानी क्राइम होता है। आदमी को पासा में डाल देते हैं कहीं पे। और पासा का मतलब जेल, वो बता दीजिए। पासा यानी मतलब कि आपको जेल हो जाती है, 6 महीने तक आपको जामीन नहीं मिलती है, हाईकोर्ट में जाके लड़ना पड़ता है, बराबर है। और कुछ उसमें पता भी नहीं होता है कि हमारे ऊपर क्या कार्रवाई होती है। उस चीज़ से भी हम निकल चुके हैं। अभी एक आदमी हमारा जेल में है, तन्मय बावसार, ठीक है। और ये एनबीसी कंपनी है, नेशनल बेरिंग इंजीनियरिंग बेरिंग कंपनी, जिसमें तकरीबन 500 आदमी काम कर रहे हैं। उसमें से सिर्फ 80 लोग परमानेंट है और बाकी सब कॉन्ट्रैक्ट पे चलते हैं। अच्छा जी। जहाँ पे बेरिंग बनती है, ठीक है, बस उस बेरिंग का उपयोग हर जगह पे होता है। रेलवे में होता है, फॉरेन में एक्सपोर्ट भी होती है। पर वही बनाने वाले मजदूर जब अपना हक मांगते हैं 5-5, 7 साल के बाद यूनियन संगठन बना के, तो वो संगठन बनाना यानी मजदूर क्रिमिनल हो गया। ये सोच यहाँ की गवर्नमेंट और पुलिस रखती है, जिसके हम सामने हम मजदूर इकट्ठा होकर आवाज़ उठाई है। और आगे भी हम चाहते हैं इसमें लड़ते रहेंगे, ठीक है। हमारा अधिकार गांधी के मार्ग पे ही हम लोग सत्याग्रह करेंगे और इस चीज़ के सामने हम लोग न्याय लेंगे। और मैं ये बोल रहा हूँ कि मजदूरों को एक साथ रहना बहुत ज़रूरी है। किस्तों में बांटने वाले बहुत मिलेंगे, ठीक है। हम लोग जब तक एक साथ नहीं होंगे तब तक दुनिया हिलाने की ताकत नहीं रखते हम लोग। सो आपको बता दें कि जो भाई बात बोल रहे हैं, परत पर परत डिटेल में जाएंगे। ये लाइव लंबा चलेगा, आधे घंटा से ज़्यादा भी। सो आपको बता रहे हैं कि पहली उन्होंने क्या बात बताई, स्किल्ड लेबर के बारे में। सो स्किल्ड लेबर क्या होती है? जब एक प्रोफेशन में
आप घुसे, चाहे आपने कोई कोर्स किया, डिप्लोमा किया, आप पहले फ्रेशर की तरह घुसे, आपको एक्सपीरियंस जीरो था, ओवर द कपल ऑफ ईयर्स आपकी स्किल डेवलप हुई। सो भाई साहब ने आपको बताया कि चाहे आपकी स्किल 6 साल की है चाहे 7 साल की है, आपको जैसे हमारी फसलों के साथ ये करना चाहते हैं कि आपको क्वालिटी बताया जाएगा, गलत है आपकी, ये है वो है, आपकी 340 पर डे से ज़्यादा पगार आपकी बनने नहीं देंगे। और वो भी आपको अभी डिटेल में जाते हैं सर, ऐसे करते हैं, पहले स्किल्ड वाली टॉपिक बात करते हैं। आप बताएं कौन कौन से टाइप के स्किल्स होते हैं और उनको कैसे उनको तराजू में तोला जाता है, और किस स्किल को कितनी पे मिलती है, और कैसे जज किया जाता है, और कैसे एक बहुत ज़्यादा स्किल्ड लेबर को जो 10 से 20 साल भी लगा चुका है फैक्ट्री में, उसको परमानेंट पोजीशन नहीं दी जाती, और कैसे उसका शोषण किया जाता है। थोड़ा सा इसमें स्किल्ड पे बात कीजिए सर। 3 चीज होती है स्किल में, एक हाई स्किल होती है, एक सेमी स्किल होती है और एक अनस्किल होती है। 3 चीज होती है जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है उसका रेट, ठीक है, और साल में 2 बार होता है इस चीज में। और वो अभी अभी फिलहाल गुजरात में बात करें तो 340, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है 1-2 रुपए, 340, 326 और 310, ऐसा 3 चीज होता है। जैसे हाई स्किल हो गया, अनस्किल और सेमी स्किल हो गया, और उसके बाद अनस्किल हो गया, ये 3 चीज है। अभी ये सपोज एक बंदा पूरे 20 साल 25 साल नौकरी करता है, उसको 360 रुपये आज मिल रहे हैं, और उसका ही लड़का जब वही कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट में आएगा तो भी उसको 360 मिलते हैं, जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है। यही परिभाषा यहाँ पे चलती है, ठीक है। सो हम बात कर रहे थे कि लेबर डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट का है, या जैसे आप श्रम क्या बोलते हैं, श्रम। सो श्रम मंत्रालय, लेबर मंत्रालय जो है वो डिसाइड करता है कि क्या लेबर का रेट होगा उस स्टेट में, और ये डिसाइड किया जाएगा कि वो लोग कि उनको जब इंक्रीमेंट मिलेगा वो इंक्रीमेंट कितना मिलेगा। सो आपको अगर इंक्रीमेंट के नंबर हम बता दें, सो करीबन 350 मंथली डेली वेज है, 350। सो 350 डेली वेज है, और इसका इंक्रीमेंट इनको मिला जो आई थिंक 1% से भी कम बताया आपने, 3 रुपए, 2 रुपए। सो 2 रुपए का इंक्रीमेंट मिला। ये साल में एक बार 2 बार मिलता है, 2 बार साल में 2 बार इंक्रीमेंट लगता है। एक बार लगा इनको 2 रुपए का, दूसरी बार कितने का लगा, 2 का। सो दोनों बार मतलब कि करीबन 0.5% इंक्रीमेंट। सो जस्ट इमेजिन कि एनुअल बोनस कोई है नहीं, जॉब सिक्योरिटी कोई है नहीं, मतलब अगर आपको जॉब करनी है करो, अगर आपने आवाज उठाई, यूनियन की बात करी, वो आपकी टेररिस्ट ब्रांडिंग, आतंकवादी ब्रांडिंग तो साथ के साथ हो जाएगी, आपको उठा के जॉब से बाहर फेंक दिया जाएगा, और इंक्रीमेंट आपको मिलना नहीं। तो अभी और धीरे धीरे करके परतें फरोलते हैं लेबर लॉज की। सर अगर हमारे मान लीजिए यहाँ पे भाई साहब हैं, इनकी उंगली कटी हुई है, भैया आप कैमरे में दिखाना अपनी उंगली, आगे हाथ करीजिए, अपना सारा हाथ दिखाइए। हाँ जी, तो आपकी उंगली कैसे कटी थी और क्या इंसिडेंट हुआ था, थोड़ा सा जल्दी बताना, क्योंकि और भी बातें करनी है। एनबीसी कंपनी के अंदर मैं जॉब कर रहा था, थोड़ा तेज बोलो सर इसके अंदर। एनबीसी कंपनी में मैं जॉब कर रहा था, मैं सीएनसी मशीन चला रहा था, ऑपरेटिंग कर रहा था। वो मशीन एकदम से पावर हैंग हुआ, और मैं उसको सही करने के लिए जैसे ऊपर चढ़ा तो एकदम से आवाज़ आई, आवाज़ आने से आगे दबक गया। दबकने के चक्कर में मेरी मशीन के अंदर अंगुली आ गई। उसके ऊपर मेरे को ना तो कोई मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ, मेरा सुबह 10 बजे अंगुली कटी थी और शाम को 6 बजे मेरा ऑपरेशन हुआ था इस अंगुली का। जबकि मेरे को ना वहाँ कंपनी के अंदर एम्बुलेंस सुविधा थी कुछ, मेरे को वहाँ से लेके आए पर्सनली एक गाड़ी के अंदर, वो एक डॉक्टर के पास, नॉर्मली डॉक्टर के पास मेरे को ले जाके बोलता है कि पट्टी करवाओ इसकी। मैंने बोला वो मेरे खर्चे से मैं इसको ऑपरेशन करवाना है, मेरे को कम्प्लीटली सही करवाना है, ऐसा मेरे को बोल के, मैं खुद बोल के वहाँ लेके गया हॉस्पिटल में। तो मेरे को ईएसआई हॉस्पिटल में ले जाके बैठान दिया गया। वहाँ मेरे को एक पर्ची कटी और इमरजेंसी केस डाल दिया। उसके बाद मेरे 2 घंटे वहाँ बैठाए रखे। उसके बाद मैंने बोला मेरे घर से कॉल करवा के भाई मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ, प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके चलो। वहाँ जाके मेरा ऑपरेशन हुआ शाम को 6 बजे। कंपनी ने मेरे को 1 रुपया भी नहीं दिया। तो यूजुअली ऐसे बताते हैं कि हर कंपनी का एक इंश्योरेंस पॉलिसी रहता है जो वो खरीदते हैं कि अगर, क्योंकि मेरे को पता है कि हाँ, जो भी मेरे दोस्त कंपनी जाते हैं वो आपको खरीदना मैंडेटरी है कि इतनी इंश्योरेंस आप खरीदोगे, किसी वर्कर को चोट लग गई, कुछ भी हो गया, चोरी हो गई, कुछ हो गया, सो वो इंश्योरेंस उनको आसानी से कवर कर सकती थी उस खर्चे के लिए। तो आपके केस में इंश्योरेंस नहीं थी उनके पास, कुछ भी नहीं दिया। जबकि मैं जयपुर प्लांट, इसी का बड़ा प्लांट जयपुर है, वहाँ मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि तेरे लिए 70,000 रुपये मैंने पास किए, लेकिन मेरे को 1 रुपया भी नहीं मिला उसका। जबकि प्लांट हेड मैनेजर ने उसने बोला कि मैं 70,000 रुपये तेरे लिए पास किए, लेकिन मेरे पास नहीं आया। मेरा पूरे बिल में ईएसआई में लगाया तो भी मेरे को कोई फैसिलिटी नहीं मिली उसकी। सो बहुत शर्मनाक आपको दिखा रहे हैं हम चीज़ें। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर
किसी भी मजदूर की मौके पे जॉब करते हुए, सपोज छत गिर गई, किसी भी कारण से, कोई भी कारण से जॉब करते हुए उसकी डेथ हो गई, तो ऐसा केस हमें ये शेयर करेंगे कि जिसकी डेथ हो गई तो उसके बाद क्या होता है जब डेथ हो जाती है एक मजदूर की गुजरात में, क्योंकि हम सारी बातें गुजरात के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं। गुजरात डेवलपमेंट मॉडल जो मजदूरों और किसानों के लिए, क्या मतलब है उस डेवलपमेंट मॉडल का? कंपनियां में कॉन्ट्रैक्ट वालों की डेथ होती है तो उस चीज़ में वो बंदों को हॉस्पिटल में ले जाके उसको रख देते, फिर जैसे यूनियन होता है, संगठन होता है, वो जाके उस चीज़ को हाईलाइट करते हैं और उसका अधिकार दिलवाने की कोशिश करते हैं और तब जाके उसको अधिकार मिलता है। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की बात करो, परमानेंट जो होता है कंपनी में अगर कुछ हो गया उसको मिल गया तो उसका इंश्योरेंस देता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वर्कर जो अभी 90% कॉन्ट्रैक्ट से ही कंपनियां चल रही है, जबकि यहाँ पे कानून है कि 90% लोग परमानेंट होने चाहिए, आप 10% रख सकते हो, जबकि यहाँ पे उल्टा है, 90% हर कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट पे है और 10% यहाँ पे परमानेंट है। अभी यही अगर एनबीसी की बात करें तो वहाँ पे तकरीबन 500 लोग हैं जिसमें से 80 लोग ही सिर्फ परमानेंट है, ठीक है। उसके अलावा सब लोग कॉन्ट्रैक्ट में अलग अलग किस्तों में बांट के कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। एक्चुअल में वो काम परमानेंट वालों का नहीं करवा सकते, फिर भी परमिशन लेते हैं अनलोडिंग लोडिंग की और काम करवाते हैं परमानेंट वर्करों का, ठीक है। तो ये हालत अभी भी फिलहाल चल रही है। जब तक आप आवाज़ नहीं उठाओगे, जब तक संगठित नहीं होंगे, तब तक आपका शोषण होता रहेगा। अब देखो हम धीरे धीरे परतें खोल रहे हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, अगर मान लीजिए हमारी कोई माता बहन कोई भी चीज़, किसी भी फैमिली इमरजेंसी की वजह से, मान लीजिए मैटरनिटी लीव है, कुछ भी बात है, क्योंकि देखो भैया एसी कमरे में बैठने वाले बंदे, ठीक है ना, और कानून बनाने वाले बंदे, उनको ग्राउंड रियलिटी कई बार पता नहीं, संविधान का प्रेम्बल तक उन्होंने पढ़ा नहीं होता। तो हम बात कर रहे हैं, उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि भैया ऐसे लेबर लॉज आपने कैसे बना रखे हैं, इतने खतरनाक, थोड़ा दुनिया के अंदर थोड़ा, हमें अगर सुपर पावर बनना है, हमने बोला सबसे ऊपर रखेंगे देश का झंडा, पूरा करके रहेंगे किसान एजेंडा, हम उसमें ऐड कर रहे हैं पूरा करके रहेंगे किसान मजदूर एजेंडा। तो हम आपसे ये पूछते हैं कि भैया जब आप लेबर लॉज बनाते हो तो आप अगर अपनी बेटी, अगर आपकी बेटी प्रेग्नेंट हो जाए, अगर आपकी बेटी को मैटरनिटी लीव चाहिए, आपकी बेटी को चोट लग जाए, तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कानून है और उनके लीव के लिए क्या कानून है, इस पर डिस्कस करते हैं। सो अगर एक महिला काम कर रही है उसको छुट्टी मिलेगी सर? अगर एक महिला प्रेग्नेंट है और उसको छुट्टी चाहिए, प्रेग्नेंट वुमन को, तो उसके लिए सरकार ने भी प्रोविज़न बनाया हुआ है कि इनको 3 महीने की छुट्टी मिल सकती है। जबकि कंपनी उस चीज़ को फॉलो नहीं करती है तो उसके लिए वो चीज़ मिलती नहीं है, तब वो उसको लड़ना पड़ता है, या तो नौकरी से उसको हाथ धोना पड़ता है। कानून है कि भाई छुट्टी मिलनी चाहिए, लेकिन ठीक है वो, लेकिन जब कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट में नौकरी करती है तो उस चीज़ को लड़के ही लेना पड़ेगा, या तो फिर उसको हाथ से नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा उसको, ठीक है। हर चीज़ कानून में जाएंगे तो वो लंबी प्रोसीजर है, कोई बंदा इतनी लंबी प्रोसेस में घुसना चाहेगा नहीं, लेकिन क्योंकि कोर्ट में जाएगा, उसको कानून में से लेना पड़ेगा, तो उससे अच्छा वो जॉब फिर वो चेंज करता है। बाकी उसको छुट्टी मिलती नहीं मिलती है पर्टिकुलर उस टाइम सोचना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर एक का एक केस अलग होता है। कुछ कंपनियां ऐसी भी होती है जहाँ पे मिलती है, देते हैं वो लोग इंसानियत के नाते। हक से मांगने जाओगे तो वो चीज़ मिलेगी नहीं, तो आपको आतंकवादी बोला जाएगा। जैसे ही आपने हक मांगा, अब हम आदिवासियों को भी बताएंगे, जैसे ही हक मांगा आपको नक्सली आतंकवादी बोला जाएगा। सो बात करते हैं कि बापू गांधी की धरती, सरदार पटेल की धरती, दादी जी ऋषि की धरती, ठीक है ना, इतने सूरवीरों की धरती है गुजरात। तो क्या हो गया, क्यों कोई गुजराती अपनी आवाज नहीं उठाता, आवाज उठाने से डरता है, इनकी आवाज क्यों नहीं उठ रही, इसके ऊपर बात करेंगे। क्यों कानून से डर रहे हैं, क्या ऐसी सोच है, तो गुजरात की ऐसी कौन सी सोच है जिसकी वजह से आवाज नहीं उठ रही। तो बात करते हैं हमारे किसान लीडर, मजदूर लीडर से। यहाँ पे पिछले कई दिनों से खेडूत आंदोलन चल रहा है, उसके लिए हम गुजरात से जाने की बहुत सी कोशिश किए, लेकिन कहीं जगह पे हमारे जो लीडर है उसको जेल में डाल दिया पहले ही, या तो नज़रकैद कर दिया। उसके बाद कुछ लोग छुपा के चेहरा बदल के यहाँ से खेडूत आंदोलन तक गए। दूसरी चीज़, यहाँ पे आंदोलन करना, यानी कहने का मतलब जैसे आंदोलन करना शुरू हो जाएगा तो पुलिस पहले आ जाती है, और अपना अधिकार मांगने के लिए भी हम लोग कंपनी के गेट पे या खेडूत आंदोलन के लिए बैठ नहीं सकते हैं, और किसी ना किसी केस में हमको यहाँ से या तो पासा में डाल देंगे डराने के लिए, या तो किसी भी कोई गलत केस करके उसको हम जेल में डाल देंगे। यही सोच से यहाँ पे गुजराती लोग
आंदोलन से डरते हैं, पहली बात तो इसीलिए मैं बोलता हूँ जब हक मांगने के लिए लड़ना पड़े तो सबको एक साथ होना चाहिए, लड़ना चाहिए अधिकार के लिए, आज नहीं तो कल इकट्ठा रह के ही आगे बढ़ेंगे हम लोग। सो आपने बताया कि जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्ट था गुजरात, तो उसी के कानून आज भी लगे हुए हैं यहाँ पे, तो इस वजह से भी शायद लोग डरते हो थोड़ा बहुत। उसके बारे में भी थोड़ा बताएं कि जैसे हम एंटरप्रेन्योर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, व्यापारियों की हम रिस्पेक्ट करते हैं, उनसे देश बनता है और नौकरी देते हैं पूरे देश को, पर ऐसी क्या चीज़ है कि जिनकी वजह से व्यापारी, क्योंकि आपका जो सबसे ज़्यादा एंटरप्राइजिंग नेचर है गुजरातियों का, हर बिजनेस बनाने के बारे में सोचते हैं, हर चीज़ में मुनाफे की सोच, देश को आगे लेके जाने की सोच है, तो मैं उस सोच के खिलाफ नहीं हूँ, पर वो सोच होते हुए लोग अपना हक मांगना भूल जाएं, इसका कारण ये हो सकता है कि प्रेसिडेंसी के कानून है कि खून में ऐसी कोई चीज़ आ गई, क्या कारण है सर इसका? देखो हम लोग है गुजराती, सोच है व्यापारी दिमाग की जो हमारे ब्लड में होती है, जैसे सबकी सोच है। जहाँ बाहर जो बातें चलती है ना लोगों के पास कि गुजराती तो व्यापारी होए, व्यापार करी जाने, आंदोलन करी जाने, नहीं, એમાં એવું છે કે અમારે ગુજરાતી में बोलूँगा इस बार, या तो हिंदी में लगेगा, गुजराती में बोलो सर। ગુજરાતી વસ્તુ એવી છે કે સવારે ઉઠે એટલે માણસ એવું વિચારે કે કયો વેપાર કરવું અને સાંજે વેપાર કરું અને સાંજે કેટલા રૂપિયા ઘરે લઈને આવું। अब इसको हिंदी में बता दें एक बार। सुबह ऐसा सोचता है कि कौन सा व्यापार करूं तो सबसे ज़्यादा पैसा मेरे घर में आए, ठीक है। उसके अलावा उसको कोई विज़न होता नहीं है, या कोई आंदोलन के बारे में या कोई हक के बारे में। उनका एक ही स्ट्रेटेजी होता है, जहाँ से काम ले लिया, जहाँ से रास्ता मिल गया, वहीं से रास्ता ढूंढ के पैसा और व्यापार करना अपनी फितरत में होता है। पर जैसे इतिहास है आपका, इतने महान योद्धा आपके पास रह चुके हैं, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, और मतलब मैं तो नाम दो ले रहा हूँ, पर सरदार पटेल के भाई भी और भी और लोग हैं जो, मतलब नामों की कमियां पड़ जाएगी मतलब। तो आप थोड़ा बताएं कि उनके बाद ये कब ट्रांजिशन हुआ? 1961 में जब गुजरात अलग हुआ तब आप ऐसा सोचने लगे कि आंदोलन नहीं करना चाहिए, ये कब आया गुजरातियों के खून में? क्योंकि आपने खेड़ा आंदोलन, बारदोली आंदोलन, दांडी मार्च, चंपारण, मतलब ये सब कुछ तो गुजरातियों ने बनाए हुए आंदोलन है, जो सबसे बड़े आंदोलन है इस देश के। तो कब ये हुआ कि हम आंदोलन से डरने लगे गुजरात? अभी ये चीज़ बोलता हूँ कि आप आंदोलन से लॉ एंड ऑर्डर जो है वो इतने स्ट्रिक्ट कर दिए हैं, ठीक है। अभी नए नए कानून जो डाल दिए आप सरकार ने भी, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आज की महंगाई सबसे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसका घर चलाने के लिए कैसे चलाएगा, मजदूरी है नहीं, बराबर है। आज मजदूरी मिल नहीं रही है, और मजदूरी मिल रही है तो उतनी नहीं मिल रही है कि जहाँ हम घर भी अपना भरण पोषण कर सके। तो आदमी आधा तो इस जगह में चला गया कि जहाँ पे कमा के पहले पेट भर ले, क्योंकि पेट भरा होगा तभी तो कहीं जाके मदद कर सके किसी को। जब खुद का ही घर ना चल रहा हो तो दूसरे घर में वो मदद करने कैसे जाए। दूसरी बात ये है कि आंदोलन और ये सब चीज़ के लिए पहले ही मैंने बताया कि यहाँ पे जो आंदोलनकारी है, जिस चीज़ के, आज मेरे को लग रहा है कि पॉलिटिक्स एक व्यापार बन गया है, जो मेरी सोच है। यहाँ कोई देश के लिए सोच के आता है, वो चीज़ सबको दिखती है, लेकिन अंदर क्या होता है वो सबको शायद पता ही होगा। क्योंकि आदमी कांग्रेस में होता है तो कल भाजपा में जाता है, भाजपा वाला कांग्रेस में चला जाता है, जहाँ जिसको सूटेबल हुआ। खुद की सोच, खुद के विचार, पार्टी के विचार, उसके साथ जुड़ा रहना और देश के लिए प्रति काम करना, ये सोच आज के दिमाग में मेरे को नहीं लगता है कि ये पॉलिटिशियन जो पहले बोल रहे हैं ना, अभी आपने जैसे बोला गांधी बापू, सरदार पटेल, उस ओल नेशन के लिए, जैसे बोलते हैं देश के लिए उनकी सोच थी। मोरारजी देसाई जो थे, ठीक है। आज आप देखो एक पॉलिटिशियन, आज छोटा सा कॉरपोरेटर होता है, उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ जाती है, जिसके पास कल साइकिल भी नहीं होती है। तो वो चीज़ मेरे को नहीं लगता। ऐसा कौन सा बिजनेस करते हैं, मुझे आज तक नहीं दिखा है हमको ऐसा कोई बिजनेस, कि ऐसा कौन सा बिजनेस करते हैं कि 2 साल में आपके पास साइकिल सीधा मर्सिडीज आ जाती है। वो मुझे भी जानना है, मैं भी सोच रहा हूँ कि ये मेरे को मिले ऐसा कोई बिजनेस। हमारे साथ एक और मजदूर भाई जुड़े हैं, तो भैया अपना नाम बताए बिना अपनी बात रखो। हाँ सर जी, मैं कंपनी का एक मजदूर हूँ। हमारे यहाँ पे करीबन 4 महीने से यूनियन के लिए हमारी हड़ताल चल रही है। यानी कंपनी ने 480 वर्करों को बिना बताए कुछ शोषण जैसा ही बोला जाएगा, क्योंकि जो मजदूरी देना चाहिए वो तो उसके हिसाब से दे नहीं रही है। सैलरी बढ़ाने के लिए बात करें तो बोलते हैं आपको जॉब से निकाला जाएगा, आपकी जगह के और दूसरा आ जाएगा।
तो हमारी जो नेशनल इंजीनियरिंग कंपनी है एनबीसी बेरिंग वाली, मेन तो यहाँ पे ज़्यादा शोषण ही कराया जाता है। यानी जो सैलरी की बात करें तो दबाया जाता है कि आपको सैलरी नहीं मिलेगी, आप पे फिर झूठा केस किया जाएगा, आपको ज़बरदस्ती से और गलती में डाला जाएगा। और इसके साथ में ज़्यादा तो कंपनी और मजदूर के बीच में जो यहाँ के जो गुजरात के एमएलए है, जो अभी छूट के जो आते हैं, वो वर्कर की सेवा के लिए आते हैं। सावली तालुका में जो है यहाँ का एमएलए मजदूर की सेवा करने के लिए आना चाहिए, तो वो कंपनी की गुलामी करता है। जैसे कंपनी के पास से पैसा लिया, और कंपनी की बाजू बोलता है। क्यों? उसको छूटने के लिए जब मजदूर के पास आया था, वर्कर के पास आया था, उस टाइम पे उसने वादा किया था कि आपको हर तरीके से आपको मजदूरी दी जाएगी, आपका घर का भरण पोषण होगा, इस तरीके से आपको सैलरी दी जाएगी। लेकिन जैसे वो छूटने के बाद जैसे कंपनी की बाजू बोलता है, तो उसको क्या बोला जाएगा? आप ही बताओ। कंपनी का क्या बोलते हैं उसको? दलाली बोला जाएगा ना। सही बात है ना? हाँ। तो और दूसरा क्या किया उसने? खाली वो समूह लगन करवा देता है, उसमें लोगों को खुश करवा देता है। क्या समूह लगन करने से थोड़ी अपना कुछ हल निकलेगा? अगर तुम्हें करना है तो फिर सबकी सैलरी बढ़ाओ, तो कोई भी मजदूर होगा तो खुद का घर चलाएगा, खुद के लड़के की शादी खुद के घर पे भी कर सकता है। समूह लगन में क्यों आएगा वो? यानी आप मजदूर को उसका शोषण करने की बात कर रहे हो। यही हुआ है। आपको अगर कुछ अच्छा काम करना है तो मजदूर की बात करोगे, तभी कुछ आगे अच्छी बात होगी। सो हम बात कर रहे हैं कि गुजरात ने इंस्पिरेशन बनाई है पूरी दुनिया के एंटरप्रेन्योर्स के लिए, पूंजीपतियों के लिए, और जो भी लोग अपनी कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं। हमारे दोस्त बहुत इंस्पायर्ड हैं, पंजाब से भी और जगह से, वो आके यहाँ बिजनेस करना चाहते हैं। पर कुछ बात करते हैं लेबर कॉस्ट की, तो हमें ऐसा लग रहा है कि भैया देखो आपके हक दबाए जा रहे हैं, आपको बेसिक चीजें हैं जो इंश्योरेंस आई थिंक पहले खरीदी होगी बाबू ने, ऐसा नहीं हो सकता बिना इंश्योरेंस के लेबर रखे होंगे। तो क्या कारण है? ऐसा हो सकता है कि उनकी लेबर कॉस्ट हो सकता है बहुत ज्यादा हो, वो पैसे निकाल ना पा रहे हो। 2 मिनट के लिए हमें पूंजीपतियों के तरीके से भी तो सोचना चाहिए ना। तो आप हमें बताएं कि जब वो कंपनी चला रहे हैं जो भी लोग, तो उनकी लेबर की कॉस्ट उनको कितनी पड़ रही है? क्यों वो आपको पैसे नहीं दे पा रहे? क्यों आपकी हेल्प नहीं कर पा रहे? उनके खर्चे बहुत ज्यादा है क्या? देखो, अभी मैं जब लेबर लॉ की बात करूंगा इस चीज में, तो अरे लेबर जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट की है, लेबर कॉस्ट की बात करूंगा। आदमी का सैलरी है मिनिमम वेजिस पे 10,000 के आसपास, एवरेज गिन ले तो 11,000 होगी सबकी। एवरेज गिन ले तो सबकी मिला के, किसी का 14,000, 12,000, 13,000 होगी पर मंथ की बात कर रहा हूँ, बराबर है। तो उस चीज में उसके पास काट कूट के आता है 10,000 रुपया, 8,000 रुपया, ठीक है, घर चलाने के लिए। अभी वो कंपनी की जो प्रोडक्ट है वो मार्केट की कॉस्ट गिन ले और इन बंदों की लागत गिन ले हम लोग, तो वो 0.02% में भी नहीं आती। अगर दुगना भी कर दे तो भी 0.04 होगा साहब। आदमी की लागत की तो कोई तकलीफ ही नहीं है इनको, मतलब आधा % से भी नीचे 0.04 बता रहे हो। हाँ, कि जो बंदा डेली जो 400 रुपये कमाने वाला, 300 रुपये कमाने वाला कंपनी को 2-2 लाख का काम करके देगा, तो आप खुद कॉस्ट लगा सकते हो कितने की हो सकती है साहब। हमारी कंपनी के अंदर एक दिन का 1.5 लाख प्रोडक्शन है। 1.5 लाख बेरिंग बनते हैं हमारी कंपनी में एक दिन का। बिल्कुल। और ये बता रहे हैं जिस कंपनी की बात कर रहे हैं, नेशनल बेरिंग कॉर्पोरेशन, जो आई थिंक सब्सिडरी है बिरला ग्रुप की, सी के बिरला ग्रुप की सब्सिडरी है। उनके बेरिंग्स, अगर आप मर्सिडीज चला रहे हो अभी अमेरिका में, सो यू कैन बी थैंकफुल टू देम। सो हाँ, हम आपको लोगो भी दिखा रहे हैं, ये है उनका लोगो, NBC फ्लेक्सिबल सॉल्यूशंस, सी के बिरला ग्रुप। अच्छा, इनका हेड ऑफिस बरेली में भी है? इनका हेड ऑफिस बरेली में, चोपले में। इनके पास हर प्रकार की बोरिंग होती है, 62। और ये जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हर जगह शोषण हो ही रहा लेबर का। तो चलो अभी हम बात कर रहे हैं और 2-3 चीजों पे हम जाते हैं कि भैया देखो, हम बात कर रहे हैं किसानों की, बात कर रहे हैं मजदूरों की। अब हमने आपको बताया कि अगर ये तीनों कृषि बिल पास हो जाते हैं, ठीक है ना, और इनको लागू कर दिया जाए, सो जो बंदा 7-8 हज़ार रुपये कमा रहा है इस देश में, वो बंदा खाना तो पहले अफोर्ड नहीं कर सकता। 45% बच्चे कुपोषित हैं इस मुल्क में, ठीक है ना। हमारा फ्यूचर देश का बहुत डिम लगेगा अगर ये कानून पास होंगे। आप समझ के देखें कि 7-8 हज़ार कमाने वाला बंदा
50 रुपए का आटा खा नहीं पा रहा, दूध पी नहीं पा रहा, अगर वो आटा और दूध 200-300% उसकी कीमत बढ़ गई, वो कैसे खा पाएंगे? नॉर्मल बंदा खा नहीं खा पाएगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर बिल लागू हो गए तो ये आंदोलन से बड़े आंदोलन खड़े होंगे। और कौन से आंदोलन खड़े होंगे उनके ऊपर हम पहले बात करते हैं, एक और आंदोलन की जो जल्दी आ रहा है। सो आप बताएं सर हमें लेबर लॉज के बारे में जो अप्रैल 1 से इफेक्टिव होने वाले हैं, जो आप बता रहे थे इस कंट्री में, उनके बारे में थोड़ी जानकारी दिए। और वो बिल कब पास हुए थे, हम उसका लिंक भी डालेंगे कॉन्वर्सेशन में, आप खुद ही सर्च करना कि ऐसे मतलब ये जो समय की मौजूदा सरकार है, जितने लूप होल हैं, जैसे भंडारण वाला लूप होल था, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अगेंस्ट जाके लोग भंडारण करते थे, उसमें मोहर लगा दी, हर गलत चीज पे मोहर लगा दी सरकार ने कि भैया खुल के करो, इसको कोई दिक्कत नहीं, चोरी करनी है खुले आम करो। सो उसमें अभी दिखा रहे हैं कि लेबर लॉज के अंदर भी कुछ सिमिलर ट्रेंड है कि शोषण करना है लेबर का, खुल के करो, हम आपके साथ हैं। सो ये सरकार गरीबों के साथ सबका विकास नहीं कर रही, ये सिर्फ कुछ पूंजीपतियों का जो कानून की बाजू मरोड़ना जानते हैं उनका विकास की बात हो रही है। तो हम बात करेंगे अब आने वाले लेबर लॉज की। पिछले अभी जो नए 1/4/2021 में लागू करने वाले हैं जो लेबर लॉ, उसमें पहले 100 आदमी जहाँ पे जिस फैक्ट्री में होते थे उसको परमिशन बंद करने की निकालने के लिए लेनी नहीं पड़ती थी, आदमी को निकाल सकता था। अब वही चीज 300 आदमी की हो गई। अच्छा, 300 आदमी तक निकाल सकता है वो, ठीक है। मतलब आप जॉब पे गए, उन्हें बोला घर चले जाओ, अभी कभी मौके पे निकाल दिया आपको। हाँ, वो चीज कर सकते हैं वो लोग। जिस प्लांट में 300 आदमी काम कर रहे हैं ना, उस प्लांट को जब चाहे जब बंद कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, दूसरा बंदे ले सकते हैं, 300 आदमी तक निकाल सकता है सर। यानी जो अपना अधिक बंद है उसको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रख सकती है, ये नया एक है। यदि बंदा पे या न रखे कंपनी पे डिसाइड करेगा। जो ऑन रोल बंदा है उसे कॉन्ट्रैक्ट पे भी रख सकते हैं, ये एक्ट और आया है अभी नया। परमानेंट होगा उसको। अच्छा, मतलब कि परमानेंट जॉब वाले बंदे को परमानेंट जॉब से निकाला जाएगा और उसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट पे आना आओ, वरना कल से जॉब पे मत आओ। और उसको कोई नहीं रोक सकता कि आपने परमानेंट बंदे को कैसे निकाल दिया, विदाउट रीजन कल से निकाल दिया। सो ये बड़ा खतरनाक कानून है भैया। ये जो अमेरिका कनाडा में आप जॉब करते हो ना, आपको फेयर लेबर स्टैंडर्ड एक्ट है जिसने आपको बचा रखा है कि आपकी नौकरी बची हुई है, आपकी नौकरी चली गई भैया, कल को आपको एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस मिलेगा, समझ रहे हो ना। सो ये आपको देश में बता रहे हैं कि जमीनें तो हमारी हड़प लेनी है आपने, रहने आपने हमें मजदूर भी नहीं देना, मजदूरी के अंदर भी आप सुन लो हो क्या रहा है। सो ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, और भी जितना प्रेशर है इंडिया पे कि जो 48% लोग अब किसान बच गए हैं, कम होता जा रहा है इनका दिन पर दिन नंबर, उनको आप पहले तो मजदूर बनाना चाहते हो, और मजदूर बना के जो आप उनका शोषण करना चाहते हो, उसकी आपको सच्चाई हम बता रहे हैं इस देश में हो क्या रहा है और आ क्या रहा है फ्यूचर में। सो ये बीच में हमने जो इस प्लांट की बात कर रहे थे, और बात हम एक कंपनी पे टारगेट करके नहीं कर रहे, जहां जहां शोषण हो रहा है हर कंपनी की हम बात करेंगे। ये सीके बिरला कंपनी है, एनबीसी नेशनल बेयरिंग कॉर्पोरेशन, जो कि मैन्युफैक्चरिंग करती है बेयरिंग्स और उनकी चीजों की, जो मर्सिडीज कौन सी कंपनी, मर्सिडीज BMW हर जर्मन कार में चलते हैं, हर जो आप शायद फ्लाइट्स रेलवेज हर जगह पे यूज होते हैं बेयरिंग्स, बहुत हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट है। अच्छा, इनके कस्टमर्स की प्रोफाइल आपको दिखा दें थोड़ी सी, कि आप देख सकते हैं डोमेस्टिक कस्टमर्स जो है बजाज, यामा, एस्कॉर्ट, सुजुकी, और आपको ये दिखा दें इनके इंटरनेशनल कस्टमर कॉनमेट, डालमर ग्रुप यानी कि मर्सिडीज, BMW, मित्सुबिशी। सो ये सारे इनके, निसान, ये सारे इनके ग्रुप हैं, और इनके प्लांट्स हैं दिल्ली मानेसर में है, जयपुर में है, गुजरात में है, निवाई ना, निवाई ये भी गुजरात में है, राजस्थान में। सो ये इनके हैं भैया प्लांट्स, और ये ऑटो पार्ट्स, रेलवेज इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं प्रोडक्ट्स। तो इनके पास 1000 साइजेस कुछ हैं, 21 कंट्री में है, और इनका 1.6 बिलियन US डॉलर इनका रेवेन्यू है। 2700 लोग इनके पास काम करते हैं, ठीक है, 5 कॉन्टिनेंट्स में हैं, और बहुत हाई क्वालिटी चीजें बनाते हैं, और माल के पैसे इन पर बराबर हैं। सो इनकी खुद की जो पे है, ये क्या इनको बिरला ग्रुप, चसी के बिरला ग्रुप के आई थिंक ये इनको अवार्ड जो मिल रखे हैं, सो इनको काफी अच्छे अवार्ड मिल रखे हैं। ये ऐसी ओनली ऐसा मैन्युफैक्चर है इन द वर्ल्ड टू रिसीव दिस वेरी डीमिंग, सो डीमिंग अवार्ड है उसका, अकेला ये मैन्युफैक्चर को मिल रखा है। यानी कि बहुत टॉप क्वालिटी सामान यहाँ बनाया जाता है,
बहुत हाईली स्किल्ड लेबर है, जिनको इन्होंने हाईली स्किल्ड लेबर की वेजेस की बजाय बहुत ही मिनिमल वेज पे इन्होंने रखा हुआ है, और स्किल्ड लेबर की कोई बोनस नहीं, कोई अप्रिसिएशन नहीं, कुछ नहीं। सो बात चल रही थी हमारी कानूनों पे कि कानून ये जो आने वाले हैं लेबर लॉज, ये कैसे मोहर लगा देंगे शोषण पे, कि जो आप शोषण कर सकते हो, किसी को जॉब निकाल दें। उस बात पे अभी और डिस्कशन करते हैं कि उन कानूनों के खिलाफ कौन कौन संगठित हो रहा है गुजरात में, कौन कौन आवाज उठा सकता है, और कानून के बारे में थोड़ा और विस्तार से बताएं। ये जो नए कानून आ रहे हैं उसके खिलाफ हमने एक संयुक्त राष्ट्र मंच बनाया है, जिसमें हर एक यूनियन, जितने भी यूनियन है चला रहे, तो वो सब इकट्ठा होंगे, ठीक है। उसके बाद वो मंच से डिसाइड होगा कि इसके आगे कैसे बढ़ना है। दूसरी चीज़, ये लेबर लॉ जो 150 कानून थे उसको 4 कोड में बांटा दिया उन्होंने, 4 कोड हो गए उसके। जो 150 कलमें थी उसको 4 कोड में बांटा गया। इतना पूरा डिटेल में नहीं, जितना थोड़ा मुझे इसका आइडिया, जब तक वो आएगा नहीं मेरे पास कागज़, वो तब तक वो। लेकिन ये 1/4/2021 से नए कानून लागू गए, उसमें 4 कोड में आदमियों की काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो हक निकल जाते हैं, वो कोर्ट में भी जाके लड़ नहीं सकता है, ठीक है। ऐसी हालत हो जाएगी हमारी कि भाई आज 100 आदमी की कंपनी कभी भी बंद कर सकता है, तो आज 300 भी कर सकता है। आदमी परमानेंट का है, उसका जितना जो सिक्योरिटी है वो भी चला जाएगा, ठीक है। और मजदूरी कितनी देती वैसे भी वो लोग डिसाइड कर रहे हैं, करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, क्योंकि आदमी एक जाएगा तो 100 तो मिलने वाले हैं, क्योंकि मजदूरी मजदूर पे कंधा फोड़ता है। इस चीज का फायदा लेते हैं, इसी चीज का फायदा उठा रहे हैं ना। अंग्रेज कैसा करते थे, अंग्रेज इतने सैनिक लेके तो आए नहीं थे पहले। पंजाब में से उठा के ले जाएंगे गुजरात, गुजरात से उठा के ले जाएंगे उधर, उधर से ले जाएंगे, बनिए का दिमाग चलता रहेगा। सो हम बात कर रहे हैं भैया ये आने वाले टाइम की, ठीक है ना। तो आप हमारे किसी भी बात पे यकीन ना करें, क्योंकि भैया भगत सिंह ने जैसे बोला है आंखें खोल के पढ़ना है, तो आप हमारी किसी बात का यकीन ना करें। गुजरात के मजदूरों से आप खुद कांटेक्ट कर सकते हैं, सोशल मीडिया के टाइम है, 5 मिनट आपको लग रहे नहीं है। किसी बंदे गुजरात से उठाएंगे, टेक्स्ट मैसेज भेजेंगे, बड़े प्यार से मिल जाएगा, कोई मजदूर आपको सड़क पे मिल जाएगा। सो आप खुद उसे ढूंढेंगे, बात करेंगे। और हम आपसे बात कर रहे हैं गुजरात डेवलपमेंट मॉडल की, कि वो मजदूरों के लिए, किसानों के लिए वो क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुजरात डेवलपमेंट मॉडल फॉर रूरल गुजरात, फॉर आदिवासी, फॉर द ट्राइबल गुजरात एंड फॉर द लेबरर गुजरात। सो इन 3 टॉपिक्स में हम मेन बात कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, इनके एमएलए से भी हमने बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आई डाउट वो हमारे को टाइम दे पाएंगे, क्योंकि यू नो थोड़ा सा कह लो कि ये टॉपिक ऐसा है, इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। और यहाँ पे गुजरात में सब उस तरह से सोचते हैं कि इस टॉपिक को, मतलब इस टॉपिक पे बात ही नहीं करनी अपने को। ये टॉपिक ऐसा है कि जिस पे कोई बात नहीं करना चाहता। सो हम अब बात करेंगे कि गुजरात का लेबरर, यानी कि चाहे वो बिहार से आके यहाँ पे काम कर रहा है, चाहे वो कहीं से भी आके काम कर रहा है, हमें ये बताया जा रहा है कि जैसे पंजाब में तो फिर भी यूनियंस होंगे और भी जगह होंगे। सो सबसे ज़्यादा सप्रेस्ड जो हमें यहाँ के लेबरर ने बताया, ये उनके शब्द हैं कि सबसे ज़्यादा सप्रेस्ड अगर लेबरर कहीं पे है इंडिया में, वो है गुजरात में, ठीक है ना। और वोट करते टाइम में भोले वाले लोग हैं, इनको कभी बता दिया गया कि तुम्हें, इनके मन में डर पैदा किया जाता है कि तुम्हें मुसलमान दबा लेंगे, ये तुम्हें वो दबा लेंगे। मुसलमानों के मन में डर किया जाता है तुम्हें हिंदू दबा लेंगे। सो ये सारी पॉलिटिक्स ये चलती है यहाँ पे बैक ऑफ द माइंड। एंड जब प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हो, कोई भी इलेक्शन हो, वो भी आप देखना अभी राम मंदिर वाला मुद्दा फिर आएगा 2022 में, जैसे जैसे इलेक्शन पास होगा। तो अब हम बात करते हैं कि गुजरात के अंदर ऐसा सबसे ज्यादा दबाया हुआ या सबसे ज्यादा सप्रेस्ड गुजरात का लेबर क्यों महसूस कर रहा है? गुजरात का लेबर इसलिए महसूस कर रहा है, पहले तो ये बता दूं, यहाँ की महंगाई बहुत है, आमदनी बहुत कम है, कंपनियाँ सैलरी मिनिमम वेजेस से कम दे रही है कहीं पे, और मिनिमम वेजेस भी देती है तो उससे घर तो छोड़ो किराया भी नहीं भर सकता है। पहले तो रहने के लिए छत पे घर भी नहीं ले सकता है, ठीक है। आज 10,000 रुपये 9,000 रुपये मिनिमम वेजेस है, तो उसके हिसाब से घर के किराया भरेगा, घर के बच्चों की फीस। आज यहाँ पे सबसे महंगी स्कूलें हैं, प्राइवेट स्कूल में बच्चा पढ़ाना है तो वो पढ़ा नहीं सकता है इस चीज़ में, ठीक है। कहीं पे 12-12 घंटे तक काम करवाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं बोलूँगा हर कंपनी ऐसा कर सकती है, इसमें हर कंपनी ऐसा कर सकती है, लेकिन कुछ कंपनियाँ ऐसी है जो इसका फ़ायदा उठाती है, ठीक है। हम सब कंपनी को एक ही तरह जो में तोलेंगे वो भी अच्छी नहीं है, लेकिन जो कंपनी कर रही है तो इसको उजागर करना भी हमारी जिम्मेदारी है। सावली तालुका, जो सावली तालुका उसके अंदर तो हर कंपनी ऐसा ही कर रही है। सावली तालुका में जो एमएलए है केतन भाई ईमानदार, वो क्लियर बोल रहे हैं कि मैं बैठा हूँ,
आप जैसा करना है वो करो, मैं बैठा हूँ। सावली तालुका किसी जगह का नाम है? सावली एक यहाँ का मतलब MLA के तालुका पड़ता है, मतलब कि अच्छा, विधायक क्षेत्र बोल दो उसको, या कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात हो रही है। विधायक क्षेत्र होता है। उसमें क्या होता है कि हर कंपनी में ऐसा ही होता है कि मैं बैठा हूँ, आप जैसे चाहो वैसे करो, किसी को निकालना है निकालो, कोई आता है मेरे पास आएगा, मैं देखूंगा, ऐसा के लिए। तो ऐसे एक सिनेरियो समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए किसी बंदे को नौकरी पे निकाल दिया और लोगों ने उसको अनजस्ट तरीके से निकाल दिया विदाउट अ प्रोबेबल कॉज, तो उस पे निकाला। आई थिंक एक बात स्टोरी हम सुन रहे थे किसी लीडर की जिसको निकाला गया था नौकरी से क्योंकि उसने यूनियन बनाने की गुस्ताखी कर ली थी गुजरात में। सो क्या होता है उस टाइम पे अगर लोकल पॉलिटिशियंस आते हैं जिनको इन्होंने वोट किया क्योंकि ये उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो उनकी हेल्प करने वो आते हैं, तो उनकी हेल्प कैसे करते हैं ये इनसे जानना चाहेंगे। सर मान लीजिए आपके किसी लोकल बंदे को जॉब से निकाल दिया गया, तो कैसे जिनके लिए आप वोट करते हो वो लोग आपकी कैसे हेल्प करते हैं? जैसे हमने वर्करों ने एक यूनियन बनाया, उसका जो प्रतिनिधि होता है उसको अगर कंपनी निकाल देती है तो यहाँ के जो लोकल पॉलिटिशियन होते हैं वो लोग कंपनी पे आते हैं और फिर अंदर जाके बात करते हैं कि भाई इसको ले लो। तो सबसे पहले प्रपोजल ये होता है कंपनी का और उनका कि यूनियन हटा लो, तो सबको हम लोग कंपनी में ले लेंगे, चाहे वो कोई भी आए अंदर। ठीक है, यूनियन होना चाहिए नहीं, ये सबकी सोच होती है, जो चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो सोशल एक्टिविटी कर रहा हो या कोई भी हो, वो लोग सीधा ऐसा बोलते हैं यूनियन हटा लो, संगठन हटा लो, आपका हर चीज हम मान लेंगे। ठीक है, और वो सब दिलासा दे के अंदर तो डाल देते हैं, फिर ना सैलरी बढ़ता है ना, और जो लीडर होते हैं उसको फिर बाद में निकाल देते हैं। सो यूनियन बनाना हमारा संवैधानिक हक है, ठीक है जी, महात्मा गांधी ने बनाए हैं। और ये जो स्वयं सेवक वर्ड भी है, वॉलंटियर बनना, तो जगह जगह पे यूनियंस बनते हैं, स्वयं सेवक एक दूसरे की हेल्प करते हैं। सो ये शब्द भी आई थिंक आरएसएस ने बाद में ले लिया, पर ये एक्चुअल शब्द जो स्वयं सेवक है बहुत ही हेल्प करने के लिए एक दूसरे की बना था। सो हम बात करेंगे अब ओवर टाइम पे, कि जब तुम 12-12 घंटे, 13-13 घंटे, 14-14 घंटे से भी ज्यादा काम करते हो, तो फिर तुम्हारे साथ क्या होता है, तुम्हें ओवर टाइम कैसा मिलता है? कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर के लिए ओवर टाइम का मीनिंग क्या है, फुल टाइम वर्कर के लिए ओवर टाइम का मीनिंग, यानी कि परमानेंट के लिए ओवर टाइम मीनिंग का क्या मतलब है? ओवर टाइम मतलब जो अपने 8 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं उसके बाद एक्स्ट्रा में अपने को काम करना रहता है, वो होता है वो। लेकिन ओवर टाइम में वो कंपनी वाले 8 घंटे की जगह 4 घंटे का ही ओवर टाइम देंगे। जो अपने यूनियन बनाया उसके बाद से वो जो नए बंदे लिए उनको 8 घंटे की जगह पे 12-12 घंटे का ओवर टाइम देते हैं, और जो अपने पुराने बंदे थे उनको 8 घंटे की जगह सिर्फ 4 घंटे का ही ओवर टाइम दिया जाता था। मतलब जो 400 रुपये मिलने चाहिए सिंगल, उन 800 मिलना चाहिए, उसकी जगह पे हमको सिंगल मतलब 400 रुपये ही दिया जाता था उनका। सो यूनियन की बात करते हैं अब। जैसे यूनियन बनाना, पहली बात तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक आपने पंगा ही ले लिया, मतलब खुदकुशी वाली बात है। पर अगर यूनियन आपने बना लिया तो वो किसान लीडर के साथ क्या होता है या उस मजदूर लीडर के साथ क्या होता है, गुजरात के अंदर यूनियन को कैसे देखा जाता है, कौन सी लीगल प्रोसिक्यूशन उनके साथ की जाती है, क्या क्या कठिनाइयों फेस करते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तो बता दूं, ये सब मजदूर किसान के लड़के हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है, क्योंकि बड़ा कोई उद्योगपति का लड़का तो नौकरी करने नहीं आएगा, तो ये सब जितने लड़के हैं वो सब किसान के ही लड़के हैं। ठीक है, तो उस चीज़ में जो भी है, जहाँ पे यूनियन बनती है इस चीज़ में, ठीक है, जहाँ पे भी संगठन इकट्ठा हुआ उसको तोड़ने के लिए पूरी सोर्सेस लगा दी जाती है, यहाँ से गवर्नमेंट के हिसाब से या पुलिस तंत्र से, हर एक जगह से इतना प्रेशर डाल दिया जाता है, हर एक का एक पूरा उसकी फैमिली बैकग्राउंड तक लोग उनको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। लागत आदमी को इतना पीछे कर देते कि आदमी पहले से ही ऐसा हो जाए कि भाई ये कौन सी दुनिया में मैंने पंगा ले लिया, कि ये कौन सी ऐसी चीज़ कर ली जिससे मेरी दुनिया नर्क हो गई 2 मिनट में। ठीक है, तो यूनियन बनाने से इतना डर क्यों लगता है इनको? हमने अपना हक ही तो मांग रहे हैं, हम कौन सा, आपको लगता है कि कुछ यूनियनों के साथ बदनाम किया हो चीजें, कोई यूनियनों ने कुछ गलत मांग लिया था पहले, क्यों लोग डरते हैं यूनियनों से? सर जी मांगा तो पहले था ही नहीं, पहले तो सिर्फ यूनियन ही नहीं लेते ना। अच्छा, मांगना तो छोड़ दो, अभी तो मांगना तो बहुत दूर की बात है। यूनियन शब्द ही उनके लिए प्रॉब्लम हो जाता है। अच्छा, अधिकार तो तभी मांगा ही नहीं था, हमने तो सिर्फ इतना बोला कि यूनियन बनाया है हमने। तो ऐसा तो नहीं हुआ कि कहीं पास में गुजरात में यूनियन बने, उन्होंने हिंसा करी हो, लड़ाइयाँ करी हो, इस वजह से डरे हुए हैं? नहीं, तो सर, क्या कारण है कि ऐसा वो डरे हुए हैं यूनियन से? अभी यूनियन अपना एकता होने के बाद अभी डर किस चीज़ का, हम कोई क्रिमिनल तो है नहीं। हमने अभी तक तो ऐसा बोल रहे हैं हम लोग कि आप बैठ के बात हो सकती है ना, यूनियन का मतलब क्या हो सकता है, एक दूसरे से बैठ के बात हो सकती है। बिल्कुल ठीक है, उसमें क्या। हाँ, दूसरा
कोई भी चीज़ अगर गलती से हम मजदूर हैं, हमको कोई कानून तोड़ के तो हम आपसे कुछ लेने वाले नहीं है। ठीक है, दंगा फसाद करना वो हमारी फितरत में नहीं होता है। दंगा करना हमारी फितरत में नहीं होता है, क्योंकि हम तो मजदूर है। 8,000 आदमी वाला किससे पंगा लेगा साहब? आप सोच रहे हो क्या हम अदानी से झगड़ेंगे या टाटा बिरला से झगड़ेंगे क्या? और हम अगर लड़ेंगे भी तो उनके सामने लड़ पाएंगे क्या? सही। तो यही चीज तो हम समझाना चाहते हैं कि बैठ के बात करते हैं, उनका जो प्रॉब्लम है वो सुनो, आपका प्रॉब्लम आप बताओ, आपको प्रोडक्शन चाहिए, इनको अपनी रोजी रोटी जाना चाहिए, खत्म करो इस चीज को। क्योंकि दोस्तों आपको ये समझना बहुत जरूरी है यूनियन के बारे में कि अगर आप अकेले आवाज उठाते हो किसी कंपनी में काम करते हुए कि भैया मेरे को ये लीव चाहिए, मेरे को हाथ कट गया, मेरा पैर कट गया, किसी भी बात के ऊपर बात करते हो, वो कॉन्वर्सेशन इतनी इजीली आपकी यू कैन बी फायर राइट देन। मतलब ऐसा होगा कि आपने कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करी और बहुत हाईली लाइकली है कि 90% चांस है कि आपकी वो आखिरी दिन है उस जॉब पे। ठीक है, आप बात नहीं कर सकते, इसलिए यूनियन बनाते हैं लोग संगठित होके एक दूसरे की बात रख सके वहां पे। सो हम जैसे बात करते हैं, बात चलिए मेडिकल लीव पे चलिए, छुट्टी पे बात चलिए। सो जब आप परमानेंट हो जाते हो, कॉन्ट्रेक्चुअल हो जाते हो, आपको बच्चे को स्कूल में मीटिंग है मान लीजिए, वैसे क्योंकि आप सबके अपनी फैमिलीज भी होंगी, कभी बुजुर्ग माँ बाप हैं, कभी बीमार हो गए, या खुद आपके कभी चोट लग गई, या कोई भी कारण से, क्या कारण हो सकते हैं कि आपको लीव मिलती है, लीव नहीं मिलती है। कुछ दिन होते हैं साल में जिसकी आपको लीव मिलेगी, सैटरडे संडे ऑफ होता है, कुछ टाइमिंग है, आवर्स। थोड़ा बात करो आवर्स, लीव, मेडिकल लीव, इन चीज़ों पे थोड़ा बात होता है सर। देखो 8 घंटे यानी एक वीक में हमको 48 आवर्स हमको काम करना होता है। 48 आवर्स के ऊपर जो काम करते हैं उसमें वो टाइम मिलता है। अगर छुट्टी भी लेनी है हमको, अभी परमानेंट को छुट्टी मिलती है, कॉन्ट्रैक्ट वालों को तो वो भी नहीं मिलती है। परमानेंट कितनी छुट्टी होती है? परमानेंट को जैसे 10 छुट्टी, जैसे पिछले साल में जितने दिन भरे होंगे उसको उतने हिसाब से उसको ये साल में उसको छुट्टी मिलती है। ठीक है, एक सपोज 20 दिन पे एक लीव जमा होती है। ठीक है, तो उसके हिसाब से जितनी उसकी लीव होगी उसके हिसाब से उसको उतनी लीव मिलेगी। और 12 छुट्टी या 10 छुट्टी जैसी कंपनी होगी उसकी पॉलिसी होगी, उसके हिसाब हॉलीडे जो होते हैं ना, हॉलीडे वो 10 होंगे या 12 होंगे, उससे ज़्यादा होंगे नहीं। एसएल होगी, सीएल वो भी अभी अब धीरे धीरे खत्म हो रही है, अभी कोई एसएल और सीएल भी नहीं दे रहा है परमानेंट को। दूसरा, अभी ये तो चलो ठीक है परमानेंट है तो वो छुट्टी डाल के उसको पास करवा के ले लेगा, कैसे भी करके लेगा, कुछ सेटिंग मार के लेगा, वहाँ साहब से हाथ जोड़ के ले लेगा, 3 दिन पहले बोलेगा सर मेरे को ये काम है तो छुट्टी लूंगा। लेकिन 90% तो कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं जहाँ पे काम करता हूँ। परमानेंट की तो ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वालों को तो छुट्टी लेंगे तो उसके दिन का उसका रोजी रोटी पैसा कट हो जाएगा उसका। 3 दिन नहीं आएंगे तो उसको खुली चेतावनी मिल जाएगी। और 3 दिन सपोज नहीं आया, वो कुछ बीमार है कुछ भी है तो चेतावनी मिल जाएगी उसको जॉब से। वो तो अधिकारी नहीं है ना वो बोलने का कि मेरे को जॉब पे रखो, कॉन्ट्रैक्ट वालों को तो वो तो मालिक बोलेगा कल से नहीं आना है तो नहीं आना है। तो यही चीज हमारे यहाँ छुट्टी हो या पीएल हो, सीएल हो, एसएल हो, कॉन्ट्रैक्ट वालों के लिए जो बंदे जो सबसे ज़्यादा 90% अभी कॉन्ट्रैक्ट से ही चल रहे हैं। ठीक है, तो उनको छुट्टी लेना यानी उनकी सैलरी कट होनी है। अगर 1-1.5 महीने बाद आया भी वो, 1-1.5 महीने बाद अगर वो लड़का कॉन्ट्रैक्ट वाला वापस आता भी है, अगर कंपनी ने निकाल दिया और वापस अगर उसे रख भी रहे हैं तो उसको न्यू ज्वाइनिंग में रखेंगे, यानी उसने 2-3 साल कंपनी में काम किया, उससे कोई मतलब नहीं है, उसको न्यू ज्वाइनिंग से 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा उसको वापस। और एक बात सामने आ रही है कि जो कॉरपोरेशंस के लोकेशन, जैसे मान लीजिए हम एनबीसी ले लें या कोई भी कॉरपोरेशन ले लें, अगर उनकी और लोकेशंस है, जैसे मान लो उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में है, या गुजरात से बाहर कहीं पे भी है, और वहाँ पे एग्जिस्टिंग यूनियंस हैं और वो कंपनी वहाँ पे ऑनर करती है उन चीज़ों को, पंजाब में ऑनर करती है, पर किसी कारण से मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि गुजरात में यूनियन वर्ड को इतना हेट क्यों किया जाता है। आप गुजरात में अपना हक क्यों नहीं मांग सकते? ये गुजरात में ऐसा हौसला कैसे आया कंपनियों में? एक कंपनी है मान लीजिए एबीसी कॉर्पोरेशन, उसकी 10 ऑफिस हैं ऑल ओवर इंडिया, 10 उनकी मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन है, हर जगह उनकी यूनियन है, पर जैसी वो गुजरात में यूनियन बनती है उसको तोड़ दिया जाता है लोकल गवर्नमेंट के साथ मिलके। ऐसा हौसला, ऐसी जरूरत उनके पास कैसे आई, इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। ऐसा क्या इतिहास है ऐसा गुजरात का? जी सर, हमारी जो ये कंपनी है एनबीसी कंपनी, जयपुर प्लांट है, जयपुर में भी इसी का प्लांट है, लेकिन उसके अंदर हर वर्कर को 30,000 सैलरी है, 25 से 30,000 की रेंज में सैलरी है। वही प्लांट ही है, हमने वही चीज़ मांगी, भाई हमारे को भी तो इतनी रेंज में सैलरी चाहिए हमारे को। हम बाहर के लोग हैं, यहाँ रहते हैं, खर्चा आता है, राजस्थान ने हमें भेजा गया है कंपनी से, तो हमारा भी खर्चा आता है,
हमें घर वालों को भी कुछ देना होता है, तो हमारे को क्लियर बोलता है कि जयपुर से जो डिसीजन होता है वो ही हम देते हैं। तो फिर ऐसा क्यों गुजरात में क्यों ऐसा डिसीजन होता है, जबकि जयपुर मालेसर उनके अंदर सबसे बढ़िया सैलरी दे रहे हैं, तो गुजरात में क्यों होता है? ऐसी मांग रखी तो हमें बाहर निकालने की चेतावनी दी। सो दोस्तों, हमने काफ़ी सवाल पूछे, आप हमें और भी क्वेश्चन भेज सकते हो। हम क्लोजली गुजरात के अंदर ग्राउंड ग्रास रूट पे बात करेंगे मज़दूरों से, किसानों से, और आपको बताते रहेंगे कि अभी हम जो समझ आ रहा है थोड़ा सा गुजरात डेवलपमेंट मॉडल जैसे खड़ा है, क्योंकि मज़दूरों के सिर पे डेवलपमेंट हुई है, मज़दूरों के सिर पे सड़कें बनाई गई हैं, मज़दूरों के सिरों पे इंडस्ट्री खड़ी की गई है। तो हम एंटरप्रेन्योर्स के साथ हमारी कोई निजी दुश्मनी नहीं है, किसी पूंजीपति से हमारी निजी दुश्मनी नहीं है, बल्कि हम रिस्पेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं बस बात ये कर रहा हूँ कि जब मज़दूर अपना हक मांग रहे हैं, वो सेम वही पे मांग रहे हैं जो आप राजस्थान में देते हो, वही सेम पे मांग रहे हैं जो आप दूसरी जगह पे देते हो। क्यों आप इक्वल पे नहीं दे सकते उसी सेम काम की? क्योंकि आप यूनियन भी बनने नहीं देना चाहते, आपने पॉलिटिशियंस के साथ लोकल मिलके डिसेंट को, हक मांगने वाले लोगों को दबा लिया है। ये क्यों दबा लिया है आपने? गुजरात का इतिहास भूल गए हो क्या? क्या कारण है इस चीज़ का? कि आपको बहुत खर्चे हैं, वो भी पता चल गया आपके कोई खर्चे नहीं है। इस तरह से आपको पूरे फेवर मिली हैं गवर्नमेंट की तरफ से, बहुत उनको जीएसटी वगैरह हर चीज़ में छूट होगी, पक्की बात है, सरकार की तरफ से। तो हमें ये पता है कि भैया आपकी दिक्कत उतनी बड़ी नहीं है जितना आपने यहाँ पे मजदूरों के ऊपर जोर आजमाइश की है। और जाते जाते क्लोजिंग कमेंट्स, किसी भाई को कुछ और बोलना है, कोई बात रखनी हो तो आप अपनी बात बता सकते हो। तो ठीक है भाई साहब, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बाकी आप अगर कोई भी यहाँ पे संगठनों के साथ, किसान या मजदूर यूनियन के संगठनों के साथ हेल्प करना चाहेगा, हम आपको कांटेक्ट कर देंगे। पर हम चाहते हैं कि हम थोड़ा इस चीज़ को गुप्त रखें, क्योंकि हमें किसी का काम बिगाड़ने में नहीं है। ऐसा नहीं है, ये सब लोग चाहते थे कि इनकी इंटरव्यू विद चेहरा हो, पर हमने जस्ट समझा चीज़ों को, तो हमने समझा कि नहीं, उससे नुकसान होगा। क्योंकि युवा को ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि जो भी चीज़ करें उससे आंदोलन ऊपर जाए नीचे जाए। सो हमें किसी को, इनका आंदोलन चलता रहे, ये ग्रास रूट लेवल पे अपना अंडरकरंट बनाए रखें। इनकी आवाज़ दबाने से, इनको जेल जाने से हमें 1% फायदा नहीं है। सो ये जाते हुए भाई साहब से क्लोजिंग कमेंट्स लेते हैं। एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, सुरक्षित रहो, लेकिन ज़रूरी है संगठित रहो। हर मजदूर का एक सोच होना, आप किसी भी पक्ष में हो, किसी भी यूनियन में हो, कोई भी जगह पे हो, लेकिन जब मजदूर की बात आती है तब हमारा धर्म मजदूर भी होना चाहिए। जब हम खेडूत की बात करेंगे, क्योंकि आखिर में मजदूरी खेत में करता है और हम करते हैं कंपनी में, ठीक है। कहने का मतलब ये है, मजदूर संगठन जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक कोई भी चीज़ आप आगे अपना खुद के जो विचार है वो रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन संगठित रहेंगे तभी किसी चीज़ के ऊपर आप एक प्लेटफॉर्म बना के हम बात रख सकेंगे कि हमारे सामने ये गलत हो रहा है। मेरी कृपया एक ही प्रार्थना है कि हर मजदूर एक सोचे, अपना पर्सनल स्वार्थ साथ में रख के जब मजदूर की बात हो तो सब संगठित रहे। बिल्कुल। और ये बात भी हमने इनसे सीखी कि जैसे किसान नेता नॉन पॉलिटिकल है, कोई पॉलिटिकल अपेक्षा नहीं है, उसी तरह से मजदूर नेता भी नॉन पॉलिटिकल है। वो कांग्रेस या भाजपा किसी से हेल्प मांगने नहीं जाते, क्योंकि भैया अगर हमने आज किसी से हेल्प मांग ली, कल को हमें बोलेंगे हमें वोट दो, हमें भैया कोई वो उस डर्टी गेम में घुसना नहीं है। हमें अपना हक से मतलब है, हम अपना हक लेंगे, ना किसी हक दबाएंगे। और हम इसी बात के साथ अपनी बात